हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम अपने एक स्टूडेंट का आपको रिटन कॉपी दिखाएंगे जो वो हमारा टेस्ट लिखते थे। उनका सिलेक्शन हुआ था 193 रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक 193 आपका सीएपीएफ 2018 में। तो उनके द्वारा लिखा हुआ कॉपी मैं आपको एक दिखाऊंगा। सारी चीजें उसमें ऑब्वियसली बात है, कुछ पार्ट हम डिस्कस करेंगे, एक दो ऐसे हम देखेंगे कि वो किस ढंग से लिखते थे। ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्ट हुआ वो बहुत 30 मार्क हाँ है। जैसे कि मैंने अभी जो आपका पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स दिखाया था, तो उसमें देखा कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स के विद इन रेंज में सेलेक्ट नहीं हुए। तो ए लॉट ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं। तो आप ये चीज को ध्यान रखो कि आप यदि उस लेवल पे हो, यदि आप थोड़ा सा पुश करते हो तो सेलेक्ट हो जाते हो। तो नॉर्मली है, आप उनको कॉपी देखो जो सेलेक्ट हैं, जो सेलेक्ट नहीं है और जो सेलेक्ट है। कुछ नहीं सेलेक्ट जो है उनके आप कॉपी देखोगे तो हो सकता है वो अच्छा हो, क्योंकि देखो रिजल्ट जो होता है एट द एंड ऑफ द डे 3 स्टेज का आपका मार्क्स है, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू। इस कैंडिडेट का देखो, पेपर 1 में एवरेज मार्क्स आया, इनफैक्ट मैं समझता हूँ बहुत कम मार्क्स आया जितना ये डिजर्व करता था, जितना मैं इस बंदे के कॉपी चेक करके पेपर 1, पेपर 2 में मैं जो समझता था। लेकिन इंटरव्यू में एक्सीलेंट मार्क्स मिला, एक्सीलेंट इन द सेंस कि 70% मार्क्स। तो वो चीजें हैं। ये देखो जो इनका रैंक था 2018 में, अंकुश सिंगला नेम है, आपका रैंक 193, मार्क्स जो है आपका पेपर 1 में 103.99 यानी 104, और पेपर 2 में 82, पेपर इंटरव्यू में 105, टोटल जो आपका हुआ 291। तो नो डाउट, जैसे जो हमारे पास ये टेस्ट देते थे, तो मुझे ये था कि इनका जो भी है 120 के आसपास पेपर 1 में कम से कम आना चाहिए था। तो चलो ये नहीं आया। पेपर 2 में जो भी है जैसे टेस्ट ये लिखते थे, तो 90 के आसपास मैं टेस्ट में देता था। कारण इसका क्या है, एक तो कि मैं थोड़ा सा कुछ टाइम होता है मैं लेनियंटली थोड़ा सा चेक करता हूँ। इसका कारण है ना कि थोड़ा सा स्टूडेंट एक मोटिवेटेड रहे। अब बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ कैंडिडेट होते हैं, स्टार्ट करते हैं तो वो 30-40 डिजर्व करते हैं। मैंने खुद उन कॉपी को भी चेक किया है जो हमारे पास टेस्ट देते थे, तो मैंने उनको 20 मार्क्स तक भी दिया, 20 से भी कम दिया है। सम टाइम होता है कि यदि आप कुछ नहीं लिखते हैं तो कम दिया जाना ही चाहिए, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो, थोड़ा सा वर्क कर रहे हो, तो मैं मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ। नो डाउट, जैसे कॉपी दिखाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि ये बंदा सिलेक्ट है, तो कुछ गलतियां बहुत सारी करती हैं जिनके कारण की मार्क्स कम आता है। तो आप इसको देखेंगे। और एनीवे इस बंदे ने जो भी है, मैं समझता हूँ कि ये जनरल अप्रोच है। जनरल अप्रोच है कि मतलब है कि आप देखो, एक्सेलेंट मार्क्स इंटरव्यू में मैं मानता हूँ एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट इन द सेंस 70% मार्क्स, ये आपका एग्जैक्ट 70% होता है। तो 100 प्लस जिनके भी हैं, मैंने जो मार्क्स एनालिसिस 2018 का है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो 2018 का मार्क्स एनालिसिस देखना जो हमने किया है, उसमें हमने एक्सीलेंट चीजें दिखाया कि कितने लोग हैं टोटल जो 100 प्लस लाए हैं, कितने लोग हैं जो 105 प्लस लाए हैं, कितने लोग हैं जो 90 से बिलो लाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 90 से बिलो जो है उनका कम है, 105 से 100 या 105 से अबव हैं वो एक्सीलेंट है, 105 प्लस वाले एक्सीलेंट हैं। और नॉर्मली जो है 100 से ये 90 से लेकर के 105 के बीच में वो रेंज होना चाहिए, मार्क्स का होना चाहिए। तो इनका इंटरव्यू में बहुत अच्छा है। और इन दोनों में इन्होंने एक एवरेज, मैं समझता था कि ये 90 प्लस 2 में ये पेपर 2 में डिजर्व करते थे और 120 के आसपास ये पेपर 1 में। बट एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस ये हुए, तो ये सबसे मायने रखता है। तो हम इनका जो है कॉपी देखेंगे, आप कुछ सैंपल देखो ऐसे वगैरह, और उस चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि इन्होंने एक तरह से क्या गलती की, और इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो इनका जो कॉपी है, तो हम ये आपका ऐसे देखते हैं। सपोज है ठीक है, ये अंकुश सिंगला पेपर 2 आपका। तो इज इट पॉसिबल टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022? देखो ये 2018 के लिए ये जो टेस्ट सीरीज था, तो 2018 का। अब इसमें तो ये लिखा, एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट सिंस एंशियंट टाइम। इंडिया इज नोन
for its agriculture and agriculture based activities. By enlarging the agriculture growth of by analyzing the agriculture growth of past one decade, it was found that share of agriculture sector in India's gross domestic product is declining and follows the same trend. एग्रीकल्चर सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 50%. हाँ, ये ठीक है, आपका ये अराउंड 50% एम्प्लॉयमेंट देता है इंडियाज पॉपुलेशन, बट इट्स शेयर इन जीडीपी इज अराउंड 24%. देखो ये गलत है, ये 24% के जो है ये 15-16% के आसपास, 14 से लेकर के डिपेंडिंग ऑन वेरी करते रहता है, 14, 15 और 16 के आसपास, ठीक है ना. Which shows agriculture sector is going through tough time. In 2017, Prime Minister of India Narendra Modi announced to double the farmers' income by 2022. तो ये जो अशोक दलबई कमेटी एक बनाया गया है इसके लिए, और उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिया कि ये चीजों को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं. तो जैसे देखो ये एक तरह से यहाँ इनका थोड़ा सा गलत है, तो कहीं ना कहीं देखो पॉइंट का मार्क्स का आपका डिफरेंस आता है. इंडीड दिस पॉसिबल, इंडीड दिस इज पॉसिबल, तो इज यहाँ छूट गया है. दिस इज पॉसिबल इफ सेवरल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम फेसेस. अब ये है शुड बी रेक्टिफाइड, ये सेंटेंस अधूरा इन्होंने छोड़ दिया है. तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब होती है, टेस्ट लिखते हो तो आपको ये पता चलेगा. ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट लिख, मैं बता रहा ना कि ये टेस्ट में 90 प्लस डिजर्व करते थे, तो मुझे पता था कि इस बंदे का रिजल्ट होना, रैंक जो भी रहे, लेकिन रैंक भी 200 के बिलो है, 193, तो अच्छा ही है. बट देखो यहाँ ये सेंटेंस अधूरा है. अब इन्होंने जो प्रॉब्लम्स लिखा है उसको, पुअर इरिगेशन सिस्टम, ठीक है. एज इंडिया डिपेंड्स ऑन मानसून फॉर इट्स एग्रीकल्चर एंड वेरिएशन इन मानसून creates problem of water in India. India's 55% agriculture land is rain fed, which means they are only harvested during rainfall, which decreases the productivity and creates the problem of wind erosion. Wind erosion नहीं है, problem of land erosion होना चाहिए due to wind, ठीक है ना. Conversion of land into barren ड्यू टू दिस रीजन. ये रीजन देखो क्षेत्र लिख दिया है, लेकिन ये रीजन होना चाहिए REASON. रीजन का मतलब यहाँ कारक होना चाहिए. आर क्रॉप इंटेंसिटी इज लेस देन चाइना डिस्पाइट मोर लैंड इन इंडिया. मोर लैंड नहीं, मोर एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ठीक है. तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स को आपको ध्यान देना होगा, और ये टेस्ट देते हो तो पता चलता है. बेटर इरिगेशन सिस्टम हेल्प्स फार्मर्स टू कल्टिवेट ट्वाइस अ ईयर एंड part in India's development. Poor literacy rate, ठीक है. Data of Ministry of Agriculture shows that 70% of farmers are illiterate and do not use effective practices for bumper harvest. Due to this reason, they are excessive amount of they use, ठीक है ना. अब they use excessive amount of urea, which makes their soil acidic and less productive. Soil health card scheme and agri TV channel and customer care for farmers helping remove the trend. इन्होंने एक तरह से क्या किया कि पॉइंट लिखा, ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज को वहां रेक्टिफिकेशन. समटाइम क्या होता है, या तो आप प्रॉब्लम को एक जगह ये कर दो, और जो सजेशंस ये दोनों तरीके से. पुअर आफ्टर हार्वेस्ट कनेक्ट, तो ये चीजें एक रीजन इन्होंने ये दिया कि जो भी है हमारा जो क्रॉप होता है, डिस्पाइट गेटिंग बम्पर प्रोड्यूस, farmers due to lack of transportation facility, storage units, marketing units faces the crunch of low prices and forced to abandon their ठीक है ना produce in streets. E-NAM facility, farmer consumer direct contact and other features uh, are making ठीक है ना are working to change the situation. सॉरी, एक्चुअली हैंड राइटिंग में थोड़ी सी ये होती है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. अब है पॉलिटिकल विल ये है, तो फार्मर्स आर इजी टू lure for votes by politician, and after election they do not fulfill their promises and announces large loan waivers as to this get votes. But this is not the solution.
providing better techniques to farmers, renewable energy resources and water conservation techniques can help farmers produce more in less resources, but they are paying uh, the heat. ठीक है, दे आर पेइंग नो हीड होना चाहिए, दे आर ठीक है, ये होना चाहिए। तो थोड़ा सा मिस्टेक्स वो होता है। प्रॉब्लम्स आर नॉन इंड्यूरिंग बट सॉल्यूशंस आर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बेटर प्लानिंग, better implementation, better monitoring. This is the only way to fulfill the promise of doubling farmers' income by 2022। अब देखो, नो डाउट इन्होंने जो लिखा तो बहुत कुछ चीजें हैं इम्प्रूव करने की जरूरत इसमें थी, कि एक तरह से जो हमारा कुछ प्रॉपर और डेटा एनालाइज करना, जैसे दलबई कमेटी कार्यक्रम इसी को लिख दिए होते कि फॉर दिस दलबई कमेटी गेव सम रिकमेंडेशंस। अब उस पॉइंट के फॉर्म में लिखते तो थोड़ा सा ये अधिक इफेक्टिव होता। नेक्स्ट ये है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये जनरली ये जो है क्या है ना, पेरेनियल टॉपिक है कि ये टाइम नहीं है, ये करेंट का नहीं, ये बीच बीच में आते रहता। और इस बार एक तरह से देखो कहीं ना कहीं आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है, जो इंडिया में 4 जो रेप के एक्यूज थे, निर्भया रेप केस वाले, तो उन चारों को हैंग किया गया, फांसी दी गई। तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी which is the bulwark of Indian justice system. Due to its independentiality, ठीक है, there is a trust among people that justice would be done. Trust which judiciary has created is eluding due to influence of सराउंडिंग फोर्सेस। कहीं ना कहीं ये चीजें सही वर्ड नहीं है। जस्टिस सिस्टम फाइंड्स द कल्प्रिट्स एंड पनिश देम अकॉर्डिंग टू लॉ, बट द इन्वेस्टिगेशन वर्क्स कैचिंग द कल्प्रिट्स आर द वर्क ऑफ, एक्चुअली ये होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। when they delays the process, justice process also get affected and affects the victim. There cannot be an ideal system. There are flaws in whole system which delays the justice. According to data from Ministry of Law and Justice, lakhs of cases are pending in the Indian Judiciary Court. तो Indian courts सीधा है, judiciary का कोई मतलब नहीं। From number of years, there are cases which were filed in 1960s, but justice is not given to victim, and in those cases no investigation can be done. Either victim or culprit dies, no justice is given even after 50 years. There is a huge backing of cases in both civil and criminal matters. It affects both the victim and culprits and the person who was held in custody just on suspicion. For an example, a 500 rupee theft case was filed and it is pending in the court. Fails ये files the suspect is held in prison, ठीक है ना। The punishment for culprit can be a bail of 1 month, can be a jail of 1 month, but due to delay of judgment, suspect or culprit stay in prison for years, which is against humanity, but no compensation can fulfill his years which he spent in prison. This is the case of justice delay, it justice denied. नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है टू ओवरकम दिस सिचुएशन नंबर ऑफ कमिटीज वेयर मेड, मींस नंबर ऑफ कमिटीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। मेड नहीं, कमिटी मेड नहीं किया जाता है, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, गठित किया जाता है, या कंस्टिट्यूट, ठीक है ना। कंस्टिट्यूटेड या ऑर्गेनाइज, बेस्ट शब्द होगा कंस्टिट्यूटेड। नंबर ऑफ मेजर्स हैव बीन, ठीक है ना, हैव यहाँ छूट गया, तो मेजर्स हैव बीन टेकन सच एज गिविंग अ स्टैट्यूटरी status to National Legal Service Agency 1987, under which lok adalats, family courts, permanent lok adalats were created या constituted, ठीक है, to decrease the pendency of cases and give justice in a stipulated time frame. But this hasn't worked well in favor due to increased litigation, poor investigation work,
error in reports which delays the process and justice take the back seat. ठीक है. Further, murder cases, rape cases, acid attack case, water dispute, human right abuse cases are examples where justice is necessary and in short time, but the picture is same everywhere. To change the picture, government is considering report of Justice Malimath on criminal justice system, published in 2003, increasing the strength of judges, opening of fast track courts among others to give quick justice. तो ये आपका दो ऐसे इनका हमने देखा. अब नेक्स्ट जैसे है आपका मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, अ न्यू अपॉर्चुनिटी. तो देखो, नो डाउट, जैसे हमने अभी दो ही इनका देखा, तो उस दो में आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने मिस्टेक्स भी किए हैं, लेकिन मल्टीपल टेस्ट इन्होंने लिखा. मुझे लग रहा कि कम से कम उस टाइम इन्होंने मोर देन 10 टेस्ट लिखा था. ठीक है. तो हर टेस्ट में ये कुछ ना कुछ, चलो जैसे ड्रॉबैक, कोई भी आप जब तक कोशिश करते हो, क्योंकि एक सिंपल स्टूडेंट जो होता है, तो वो जब प्रैक्टिस करता है तो नो डाउट गलतियां होती है, आप बार बार आप गलतियां करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उससे लर्निंग तो मिलती है. 3 आवर्स में आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो. तो हमने दो ऐसे इनका देखा. अब हम एक आर्गुमेंट देख लेते हैं. ठीक है. आर्गुमेंट आपका, करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूलिंग इटसेल्फ. तो ये एक टॉपिक था कि करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूलिंग इटसेल्फ, आर्गुमेंट है. तो आर्गुमेंट 4, करप्शन इज फेवरिंग वन इन रिटर्न ऑफ समथिंग. ऑब्वियसली है कि क्विड प्रो को, कि हमने कुछ किया आप कुछ करेंगे. दिस इज अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल नहीं यहाँ होगा, राइट वर्ड होगा, दिस इज प्रेजेंट. देखो, ये कहीं ना कहीं नो डाउट ही इज राइटिंग बेटर, लेकिन लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम इनके पास है, वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, और जो प्रॉपर, लेकिन कोई नहीं, एट द एंड ऑफ द डे ही इज सेलेक्टेड और अंडर 200 में है. दिस इज प्रेजेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एज एजुकेशन इज बेडरॉक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. करप्शन एट द स्कूलिंग became the foundation zone for future corruption. During a schooling, when child doesn't want to do something or denies repeatedly, and parents lure him by giving some advantage or by fulfilling his wishes. From there, a child learns how to use this method and where. Being a human, this gives, and human become addictive to it and follows the same trajectory. In today's world, to get the admission of a small child, give advantage to a school, and child learns what it sees and follows the parents path of giving corruption nahi, path of uh, giving bribe, and thus promotes corruption. तो ये सेंटेंस जो भी है पूरा नहीं था. In human psychology, due to selfish nature, we do not help others until and unless there is benefit of ours. These arguments proves that corruption starts from schooling. ठीक है. और चीजें थोड़ा सा ये है कि कुछ चीजें जो हैं कि मान के चलो कि जैसे डोनेशन दे रहा है, या फिर अच्छे स्कूल में फादर चाहते हैं, या बच्चों के लिए कोशिश करते हैं कि आप इस बच्चे को स्पेशल ध्यान दें सर, ट्यूशन प्राइवेट लगवाते हैं कि अब बच्चा आप हमसे पढ़ेगा तो अधिक मार्क्स मिलेगा, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये करप्शन स्टार्ट होता है. अब इनका आर्गुमेंट अगेंस्ट देखोगे. नो, a school is the place where a student learns the difference between right and wrong and become a part of human development. It inculcates the values in the student, and due to continuous learning and surrounding environment, surrounding him or himself with the good people do not harm his mind and makes him a stable and protect him from going to wrong path. एक देखो, एक चीज और ध्यान रखना है, हिम के जगह यदि है तो हर लिखने की कोशिश करो, तो ये मोर जेंडर इंक्लूसिव लगेगा और मोर फेयर लगेगा. दिस इज द ट्रेंड नाउ ए डे. वांटिंग समथिंग फॉर डूइंग सम वर्क इज ह्यूमन इनोसेंस नहीं, ह्यूमन नेचर एक इस कह सकते हो. तो ये भी एक तरह से यहाँ ये गलत है. या
इसेंस होता है, इनोसेंस नहीं, ह्यूमन इसेंस या ह्यूमन नेचर। सो स्कूलिंग कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द हाई करप्शन इन द कंट्री। लेस देन 1% पीपल आर involved in corruption, which means 99% people who also follows their value and pass their life through a school only, which shows 1 in 100 is not the result of corruption, results from a schooling। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं कि थोड़ा सा इनको और इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट ये चाहिए था। नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है, वुमेन विल नेवर बी इक्वल टू मेन इन वर्क प्लेस। द आर्गुमेंट फॉर this is a well known fact, men are dominating the society and the workplace to in men dominates environment। सेंटेंस सही नहीं है। women कैन नॉट बी इक्वल टू मेन, वर्क प्लेस इज द प्लेस वेयर पर्सन शुड बी। नहीं, अब ये देखो सही से ये कुछ लिखा ही नहीं है प्रॉपर तरीका से, तो इसमें इनको बहुत कम मार्क्स मिला है। नेक्स्ट है इंडिया जो एनर्जी सिक्योरिटी इन, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग में है, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। ठीक है, तो 21st सेंचुरी में जो है एनर्जी सिक्योरिटी, तो इंडिया क्या फेस कर रहा है। तो इसमें देखो कुछ जो है इन्हें डेटा भी प्रेजेंट करना चाहिए, जो कि डेटा इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। तो चीजें डेटा और प्रेजेंट करना चाहिए था, तो कुछ डेटा प्रेजेंट नहीं किए। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि इनको कितने मार्क्स हमने किस किस चीजों में दिए, जो मैं समझता हूं। क्योंकि देखो मैंने इस टेस्ट में इन्हें 91 पॉइंट, सॉरी, जो सॉरी एक मिनट, जो मैंने इन्हें मार्क्स दिया, देखो इनको 82 पेपर 2 में एक्चुअल एग्जाम में आया, जो मैंने मार्क्स दिया था वो 91.5 दिया था। अब ये ब्रेकअप मैं दिखा देता हूं। देखो 80 मार्क्स का ए से, इसमें मैंने 41 दिया। नो डाउट ये मार्क्स रिलेटिवली लेनियंटली थोड़ा था। आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट 40 मार्क्स का आपका होता है, उसमें हमने 16 मार्क्स दिया था। रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स का है, ये आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग ये 20 मार्क्स का होता है, तो इसमें हमने 9 मार्क्स दिया था। ये इनका जो आपका होता है आरसी, रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो इसमें हमने इनको 10 मार्क्स दिया था। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी में हमने इनको 5 मार्क्स दिया था। और जो ग्रामर, तो ग्रामर आपका जो 20, देखो ये भी 20 मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का है, और ग्रामर 25 मार्क्स का है, तो इसमें हमने इनको 10.5 मार्क्स दिए थे। तो ये सारे को आप ऐड करोगे तो 91.5 मार्क्स हमने दिया था। तो नो डाउट ये भी इनका, जैसे आपका 82 आया, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 90 प्लस आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो होती है ना, कि आप 3 आवर्स में चीजों को लिखते हो, तो हर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और ये सारी चीजें, तो वो आप रेक्टिफाई नहीं कर पाते हो। तो ये चीजें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो ग्रामर वगैरह के मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो उस चीज को आपको इम्प्रूव करना है। देखो क्या होता है ना, कि एक जो इंग्लिश बैकग्राउंड के होते हैं, तो इंग्लिश बैकग्राउंड के जो प्रॉपर होते हैं, वो उनकी जो होती है इंग्लिश अच्छी होती है, कि उनकी हर चीज लिखने की, बोलने की, वो इंग्लिश में हैबिट। एक होते हिंदी बैकग्राउंड से है, जैसे मैं खुद हिंदी बैकग्राउंड से आया हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश आज के डेट में, मैं बोला कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इक्वली कैपेबल हूँ, तो आई कैन राइट। बट समटाइम जो होता है ना, कि एक मेरी राइटिंग और एक जो मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जो हमेशा से इंग्लिश मीडियम के अच्छे इलीट स्कूल में पढ़े हैं, तो उनकी राइटिंग जो होती है वो हमसे बहुत अच्छी होती है इंग्लिश वाली। तो ये डिफरेंस, बट वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि हमें एक्सेलेंट नहीं होना है। हमारा क्या काम है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो आप एवरेज जो स्ट्रेटजी अपनाओ, तो या तो मान के चलो ना कि जैसे कुछ कैंडिडेट, अजीत वर्मा जो आपका वेटिंग लिस्ट में, जो जिनका ये था रिजर्व लिस्ट में जिनका था, सोचो उनका 135 पॉइंट समथिंग ये पेपर 1 में था, इनका 104 है। तो 104 और 135 में बहुत अंतर होता है। लेकिन उनका पेपर 2 में खराब था, इंटरव्यू में खराब था। इस बंदे ने क्या है, इन दोनों में एवरेज रखा, इसको अच्छा कर लिया। तो कुल मिलाकर के तीनों में से आपका स्ट्रेटजी कुछ भी, कुछ कैंडिडेट ये हैं कि पेपर 2 में 90 प्लस ले आए, पेपर 1 में भी आपका कुछ लाए, इंटरव्यू में थोड़ा खराब गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका स्ट्रेटजी आपके अनुसार, आप अपनी जो एक मैंने इंटरव्यू वाले सीरीज में देखना, SWOT,
SWOT एनालिसिस वो देखना, एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, टी थ्रेट। तो अब एस डब्ल्यू सिर्फ हम ये करते हैं। तो हर का अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हर का अपना वीक पॉइंट है। आप जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर अधिक फोकस करो, उसमें अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करो। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो। अब मैं पूरा एग्जैक्ट लाइन वाइज में सारे इनका डिस्कस नहीं कर सकता था, कुछ चीजें मैंने दिखाया और ये सक्सेसफुल कैंडिडेट का है। ऐसा नहीं आपने देखा कि कुछ बहुत सारी गलतियां इन्होंने भी की, बहुत सारे सेंटेंस इनके भी अधूरे, टेस्ट वगैरह में ये है। तो नो डाउट ये चलता रहता है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एक्सीलेंट, अब एक्सीलेंट आप हो गए तो ऑब्वियसली बात है वही है ना, 200 में 130-40 आएगा। लेकिन मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर पर्सन है जो पेपर 2 में 100 प्लस लाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 आवर्स में जो मिस्टेक्स होते हैं, पेपर 1 में नो डाउट एक 150 160 जो भी ला सकते हो। जैसे मेरे खुद थे 2013 जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो 129 मेरे पेपर 1 में थे, 129 मैं मानता हूँ एक स्टैंडर्ड मार्क्स था। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो 150 भी लाए ये करके। तो ठीक है, दैट्स फाइन। आप जिसका जो स्ट्रांग है, हमारा जो स्ट्रांग है हम उस चीज को करेंगे। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच होता है एक एवरेज कैंडिडेट के लिए कि आप तीनों चीज को बैलेंस रखें। पेपर 1 में आप 120-30 ले आए, 130 आपको लाना होगा। पेपर 2 में 80 के आसपास ले आए, इंटरव्यू में 90 प्लस, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ भी क्वेश्चंस के लिए तो कमेंट बॉक्स में डालें या हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और बहुत जरूरी हो तो ही कॉल करें। जिनको टेस्ट देना है 2020 का तो वो knstudies.com पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। और हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।